वेलकम बैक गाइस। आज मैं तुम लोगों के लिए फिर से एक धांसू सीरीज को लेके आ चुका हूँ और ये सीरीज इतनी ज्यादा अच्छी है कि मुझे इसका इंट्रो देने की भी जरूरत नहीं है। बस तुम इसका ये फर्स्ट पार्ट देखो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कैसी सीरीज है। पर एपिसोड शुरू करने से पहले सोनू गोकू थैंक यू फॉर 40 रुपीज सुपर चैट, और एटीर इसेंस, एमडी गेमर और गन ओ पार्क थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर मेंबरशिप, थैंक्स फॉर बिकमिंग ओजी व्यूअर। और फिर से एक बार तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। ऐसे अपना सपोर्ट बरकरार रखना। हमारी इस कहानी की शुरुआत में हमें एक दीवार को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ नोट्स लिखे होते हैं कि अब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम शुरू होने वाला है और उसी के बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई होती हैं। और सामने ये सारे नोट्स पढ़ने के बाद अपने एमसी को पता चल जाता है कि उसका एग्जाम होने वाला है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है, वो थर-थर कांपने लग जाता है और वो कहता है कि मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के पहले रीइंकार्नेट हो गया। वो अपने सर पकड़ के पूरी क्लास में जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि आखिर ये किस तरह की हॉरर स्टोरी है, अगर मुझे रीइंकार्नेट होना ही था तो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद में नहीं हो सकता था। और इस पागलपन को इसकी पूरी क्लास भी नोटिस कर लेती है और घूर घूर के इसको देखने लग जाती है। हमें पता चलता है कि ये सिया किंगडम का आर्चिव नंबर 1 हाई स्कूल और अपना एमसीआई भी क्लास 7th में है। फिर हमें बताया जाता है कि एंशिएंट टाइम से ही इंसानियत ने इस ब्लू स्टार पे तबाही का सामना किया है। इस तबाही से इनका मतलब है सीक्रेट रिलम का इन्वेजन। ये सीक्रेट रिलम दूसरे वर्ल्ड से कनेक्टेड होती है, जिस वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा खतरनाक, डरावने और पावरफुल मॉन्स्टर्स से भरे हुए हैं। कभी कभी ये मॉन्स्टर सीक्रेट रिलम की रिफ्ट का एडवांटेज उठाते हैं और ह्यूमन वर्ल्ड में ही घुस आते हैं। ये पावरफुल मॉन्स्टर्स कई सारे नेशंस को अकेले के दम पे भी खत्म कर सकते हैं। ये इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि ये पूरी की पूरी इंसानी जाति पे एक बहुत ही बड़ा खतरा है। पर इंसानियत ने भी हार नहीं मानी और इतने पावरफुल मॉन्स्टर्स से फाइट करने के लिए इंसानियत ने एक बीस्ट जीन सिस्टम को डेवलप किया। इसमें बीस्ट के जीन्स को अपने अंदर इंजेक्ट किया जाता है ताकि मॉन्स्टर के टेम्पलेट को अवेकन किया जा सके और अपने अंदर के जेनेटिक टैलेंट्स को अनलॉक किया जा सके। बस इसी तरह के वॉरियर्स ही इंसानी सिविलाइजेशंस को बचा सकते हैं। इसी की वजह से ऑर्डिनरी लोगों से ज्यादा वॉरियर्स को अच्छा ट्रीटमेंट मिलने लगा और उनका स्टेटस ज्यादा हायर हो गया। इसी के बाद से पूरा ब्लू स्टार एक नए एरा की ओर आगे बढ़ चला, जहां मार्शल आर्ट स्ट्रेंथ ही सब कुछ होती है, बाकी सब कुछ बस इंफीरियोरिटी है। और मार्शल आर्ट कल्टीवेशन अब भी आसमान की ऊंचाई पे सबसे ऊपर खड़ी है। ये सारी इंफॉर्मेशन एमसी के दिमाग में घुसती जा रही थी। कुछ नोटिफिकेशंस आती हैं कि इस दुनिया का पूरा इंट्रोडक्शन तुम्हें करा दिया गया है, तुम जिस बॉडी में ट्रांसफर होके आए हो उसका नाम है यही। अब यही की मेमोरी तुम्हारे अंदर इम्प्लांट की जा रही है। और थोड़ी देर के बाद अपना एमसी अपना सर पकड़ लेता है, उसकी पूरी बॉडी कांप रही होती है और वो अपनी कांपती आवाज में कहता है यही एक हाई स्कूल स्टूडेंट। और एमसी की ये पागलपन वाली हरकतों को देखने के बाद सारी क्लासमेट एमसी के बारे में बातें बनाने लगते हैं। अरे जरा हमारी क्लास के कचरे यही को तो देखो, इन्हें एक और डरावना सपना आ रहा है। दूसरा बच्चा हंसते हुए कहता है कि और इस तरह का लूजर बच्चा भी अब भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम लेना चाहता है। एक फुलझड़ी अपने ही स्वैग में पैर पसारते हुए एमसी से कहती है हे लूजर, क्यों ना तो ये स्कूल छोड़ के सीधा अपने घर निकल ले, एक कॉमन वर्कर बन के अपने मरने तक काम करता रहे ना। ये सुनने के बाद अपने एमसी के मुंह पे इरिटेशन तुम साफ साफ देख सकते हो और वो सोचता है ये तो सच में हर बुली होने वाले प्रोटैगनिस्ट की कहानी है, जो हमेशा ही बुली होते रहता था फिर बहुत ही पावरफुल बन जाता है। तो वो अपने हालातों के बारे में आराम से बैठ के सोचने लग जाता है और वो सोचता है कि ऐसा लगता है कि इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर की रेपुटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि सेकेंड ईयर में इसके ओरिजिनल पेरेंट्स का एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से इस बच्चे ने अपने स्टडी और ट्रेनिंग पे बिल्कुल ही फोकस खो दिया। इसके पहले के ठीक ठाक ग्रेड और भी ज्यादा नीचे गिर गए और क्लास के एवरेज से भी नीचे चले गए। यहाँ अपना एमसी ये सब सोच ही रहा था, पर ये लड़की पीछे से इरिटेट हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि एमसी उसे इग्नोर कर रहा है। और वो कहती है कि हे तू ये ऐसे क्या देख रहा है, ये मार्शल आर्ट की क्लास है क्या, तू फाइट करना चाहता है। जो सुन के तो अपने एमसी की शक्ल बिल्कुल चूसे हुए आम की तरह बन जाती है और वो सोचता है क्या मैं क्या देख रहा हूँ, मैं तो बस थोड़ा सा सोच रहा था। एक तो ये बंदा ने ठीक से पढ़ाई नहीं की और इसकी जगह पे अब मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। और वो समझ जाता है कि अब वो इस सुपर अनपॉपुलर और बेइज्जती से भरी हुई जिंदगी में फंस चुका है। तभी एक टीचर सभी लोगों से चिल्लाता है स्टूडेंट्स, क्या तुम सभी लोग तैयार हो, अब हम सबके ऊपर एक एक करके जेनेटिक मॉडिफिकेशन सीरम को इंजेक्ट करने वाले हैं, तो सब अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो। तुम्हारे 3 साल की मेहनत अपनी फिजिक को बिल्ड करने के लिए और अपनी मार्शल आर्ट एनर्जी को ट्रेन करने के लिए, ये सारी चीजें आज ही के दिन के लिए थी। फिर वो मोटिवेशन लाइंस छोड़ के एकदम सीरियस अंदाज में कहता है और वो लोग जिन्होंने ये सब कुछ सीरियस नहीं लिया था। दूसरी तरफ हमें एमसी को दिखाते हैं जो कि बाहर से तो स्माइल दे रहा था और अंदर ही अंदर सोच रहा था कि ये जरूर एक मजाक होगा, ऐसा नहीं है कि मैं वो इंसान हूँ जिसने ये सब सीरियस नहीं लिया था, पर आखिर अब मैं वही इंसान तो बन गया हूँ, क्या मुझे पैनिक करना चाहिए कि नहीं। फिर वो मनी मन एकदम दानवाओं की तरह हंसते हुए कहता है कि पर फिर भी अब जबकि मैंने इस ओरिजिनल बंदे की बॉडी को इनहेरिट कर ही लिया है, तो इस बंदे ने जो भी कचरा फैलाया था मैं वो सब कुछ ठीक करने की तो कोशिश करूंगा ही।
फिर हमारा सीन चेंज होकर एक हॉल में आ जाता है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं और यहीं पर ही जेनेटिक इंजेक्शन सब में ठुसने वाले हैं। यहीं पे सारे बच्चे बात कर रहे थे कि तुझे क्या लगता है मैं कौन सा जीन अवेकन करने वाला हूँ। तो दूसरा बच्चा कहता है कि मैं भी टीयर 3 का माउंटेन स्प्लिटर या फिर टीयर 4 का सी ब्रिज ड्रैगन। तो दूसरा दोस्त इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ तुझे बस टीयर 1 का पिछवाड़ा ही मिलेगा। फिर हमें सामने एक स्टेज पे दिखाते हैं जहाँ पर एक हाईटेक दिखने वाला ब्रीफ केस धीरे धीरे करके खुलने लगता है, उसमें से बहुत ज्यादा स्मोक निकलने लगती है। उसी ब्रीफ केस के अंदर से बहुत सारे जेनेटिक इंजेक्शंस निकलते हैं और उनके अंदर से भी बहुत ज्यादा स्मोक निकल रही थी। कोई अनाउंस करता है कि ये है जीन अवेकनिंग सीरम। इंसानी वॉरियर्स के द्वारा रिकॉर्ड किए गए हर मैजिकल बीस्ट के प्राइमल जीन्स इनके अंदर हैं। टीचर इन्हीं पावरफुल मैजिकल बीस्ट को इमेजिन करते हुए बताता है कि इस सीरम को इंजेक्ट करने के बाद तुम एक रैंडम जीन को एब्जॉर्व करोगे और फिर अवेकन कर जाओगे। यूजुअली जितनी ज्यादा ताकतवर तुम्हारी फिजिक होती है तुम उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर जीन से अवेकन कर पाओगे। स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नर्वस मत होना, एक बार ये सीरम इंजेक्ट हो जाए तो शांति से अपने अंदर की बहती हुई पावर को खुद में एक्सेप्ट करना। अब जिसके भी नाम बुलाए जाए वो ऊपर आके सीरम को एक्सेप्ट करना। फिर नाम बुलाए जाते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं और पूरी क्लास में जोर जोर से सभी लोग चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। देखने से साफ पता चल रहा था कि इन बच्चों के लिए इतनी ज्यादा पावर बहुत ज्यादा है। अपना एमसी देख के सोचता है कि ये सभी लोग इतने वियर्डली एक्ट कर रहे हैं, लगता है ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। फिर वो एकदम से हिम्मत जुटा के कहता है हाँ अब जो भी हो अब मैं ये लगा रहा हूँ। फिर वो इंजेक्शन को सीधा अपने गले की नसों में लगा देता है जिससे उसकी गले में बहुत ही ज्यादा नसें फूटने लग जाती हैं। फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर उसकी आंखें एकदम से बहुत जोर से खुलती हैं। उसकी आंखों में कुछ तो एनर्जी ऐसा दिख रहा होता है पर कोई खास बदलाव नहीं होता। जब सुन के तो एमसी की बोलते बंद हो जाती है और उसका टीचर भी कहता है ये ही देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं हुए हैं। तो यही कहता है मे बी मेरा डोज कोई फेक तो नहीं था। तभी पीछे से वही फुलझड़ी फुल एटीट्यूड में बहुत जोर जोर से हंसते हंसते इसकी तरफ आती है और वो कहती है सब लोगों से अरे देखो देखो यही नहीं तो ऐसा लग रहा है कि उसने कुछ भी अवेकन नहीं किया। फिर वो और हंसते हंसते एमसी के पास आती है और उसके चेहरे पे उंगली फेरते हुए कहती है एक वॉरियर जिसने कोई एबिलिटी अवेकन ही नहीं की, तुम तो किसी बिना पंखों वाले पक्षी की तरह लग रहे हो। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी कबर पहले ही खुद चुकी है। ये तो तुम्हें वैसे पूरे परफेक्टली सूट करता है, बस अब तुम्हें वॉरियर बनने की कोई जरूरत भी नहीं है, घर जाके मरने का इंतजार करो। और एमसी की शक्ल से ही पता चल रहा है कि वो कितना ज्यादा इरिटेट हो रहा है और वो मन में सोचता है कि ये लड़की कितनी ज्यादा अनोइंग है। अरे रुको, मेरे मेमोरीज के अकॉर्डिंग तो क्या ये वही लड़की नहीं है जो सबको उत्साहित करती है मुझे बुली करने के लिए। तभी एमसी का सर चकराने लग जाता है और उसे अंदर से ही बहुत ज्यादा अजीब सी पावर फील होने लगती है और वो सोचता है क्या ये किस तरह की फीलिंग है। तभी उसे अंदर ही अंदर एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है इनफाइनाइट मॉइस्चर टेम्पलेट एक्वायर्ड। इसका होस्ट ये ही है और इसकी फिजिक ई रैंक की है। इसके पास 3 मार्शल स्किल्स हैं। पहली है 9 स्टूडेंट बेसिक क्यूआई टेक्निक, दूसरी ब्लॉकिंग पैम और तीसरी आयरन बॉडी टेक्निक। इस जिम सीरम के अंदर से एक मॉन्स्टर टेम्पलेट को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है। तभी यहाँ अपने एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है और वो अपनी कांपती आवाज में कहता है कि सभी लोग मुझसे दूर हो जाओ। तो ये लड़की कहती है और हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। तो अपना एमसी कहता है अगर तुम अभी नहीं गई तो बहुत देर हो जाएगी। तभी अपने एमसी के पीछे से बहुत ही जायंट गॉडजिला खड़ा हो जाता है। जायंट मतलब कि बहुत 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 ही जायंट। और इसके निकलते ही अपने एमसी के अंदर से इतना ज्यादा प्रेशर निकलता है कि ये लड़की उड़ते उड़ते दूर जाती है। पूरे क्लासमेट सारे ही दूर उड़ते हुए जाते हैं, सब चिल्लाने लग जाते हैं कितनी पावरफुल इम्पैक्ट है, आखिर ये क्या अवेकन हो रहा है और ये और मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता। सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं और उस लड़की को तो बहुत सारी खरोंचें आ जाती हैं इतनी दूर तक खिसकने की वजह से। फिर हमारा सीन चेंज होकर एक प्यारी सी पर्पल आंखों वाली लड़की पे जाता है जो अपनी पावर्स की प्रैक्टिस कर रही थी और उसने अपने एमसी की अवेकनिंग की ऑरा को नोटिस कर लिया था। एक और किसी जगह पे एक और बंदा अपनी पावर्स की प्रैक्टिस कर रहा था जिसने अपने एमसी का ऑरा को फील कर लिया था और वो सोचता है क्या यहाँ कोई मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। फिर हमें हमारे एमसी की तरफ दिखाते हैं जिसने एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर को अवेकन कर लिया था और ये मॉन्स्टर अपने पंजे में एक नोटिफिकेशन को लेकर खड़ा था जिसके अंदर इसकी पूरी इंफॉर्मेशन थी। ये है एक ए रैंक टेम्पलेट माओ फ्लेम डिमोला। इसकी ब्लड लाइन एबिलिटी है स्कोर्चिंग ब्रेथ, मोल्टन पल्स और स्पोर एब्जॉर्प्शन। इसके पास एक अवेकन्ड फॉर्म भी है फ्लेम लॉर्ड डायमोला, पर ये तभी अनलॉक होगी जब इस टेम्पलेट की कंपैटिबिलिटी 100% हो जाएगी। पर अभी के लिए कंपैटिबिलिटी बस 3% ही है। और इसे अवेकन करने के बाद अपने एमसी की पावर देख के तो वो किसी डीमन की तरह ही लग रहा था और वो अपनी कांपती आवाज में कहता है कि एक ए रैंक टेम्पलेट डायमोला और इनफाइनाइट मॉन्स्टर टेम्पलेट। वो अपनी पावर को अपने हाथों में फील करते हुए सोचता है क्या ये वही गोल्डन फिंगर है जो मुझे सिस्टम ने दी है। सामने स्टूडेंट्स अपने एमसी की पावर देख के बहुत ज्यादा घबरा गए थे। एक बंदा डर के मारे कांपती आवाज में कहता है क्या ये वही लूजर यही था जो अभी। दूसरा बंदा भी बहुत ज्यादा घबरा चुका था और वो कहता है इसने अभी अपने ऑरा का इस्तेमाल करके
इंस्टेंटली सबको दूर उड़ा दिया। बगल में वही फुलझड़ी जो एमसी का मजाक उड़ा रही थी वो पूरे चक्कर खा के नीचे गिर चुकी है, उसके मुंह से खून आ रहा है, उसकी आंखें बिल्कुल गोल गोल घूम रही हैं, वो एक ही बार में पूरी तरह से बेहोश हो चुकी है। बच्चे इसे देख के बात करने लग जाते हैं। इवन वांगसियन भी इसके ऑरा से ही बेहोश हो गई। इसने तो एक सेकंड टियर के मैजिकल बीस्ट फ्लेम क्लॉ स्कॉर्पियन को अवेकन किया था। आखिर इसने किस तरह का टेरिफाइंग टेम्पलेट अवेकन किया है। यहाँ सारे ही स्टूडेंट एमसी के आगे बिल्कुल घुटनों पे आ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे इन सारे बच्चों की ब्लड लाइन एमसी की पूजा करना चाहती हो। और एमसी अपना सर खुजाते हुए कहता है वेल सॉरी, मैंने अवेकनिंग के टाइम पे कुछ ज्यादा बड़ा सीन क्रिएट कर दिया ना। वैसे मैंने तुम लोगों से बुरा था, थोड़ा पीछे हट जाओ, पर तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। तभी स्पीकर्स पे अनाउंसमेंट होती है, सारे ही थर्ड ईयर के अवेकन्ड स्टूडेंट्स अभी के अभी टेस्टिंग बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ो ताकि हम एग्जामिन कर सकें कि तुमने किस तरह की मैजिकल बीस्ट की जीन्स को अवेकन किया है और तुम्हारे मार्शल आर्ट्स के लेवल को भी वहीं पर ही चेक किया जाएगा। और मैं अभी ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सारे ही अवेकन्ड थर्ड ईयर के स्टूडेंट, और ये सब फिर से रिपीट होने लगता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें एक मशीन को दिखाते हैं जिसका नाम था जीन ब्रेक थ्रू डिटेक्शन डिवाइस। ये टेस्ट करके किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पता लगा सकता है कि उसने किस तरह के मैजिकल बीस्ट के जीन को अवेकन किया है और उसका मार्शल आर्ट लेवल कितना है। और ये देखने में सच में इम्प्रेसिव लग रही है। इसी मशीन में एक स्टूडेंट की टेस्टिंग होती है और उसका रिजल्ट ऊपर सामने लिखा हुआ आ जाता है, जिसे देख के बाकी सारे स्टूडेंट चिल्लाने लग जाते हैं। ली सिनवान ये हमारी क्लास का है, इसने एक थर्ड टियर मैजिकल बीस्ट ब्लड लाइन को अवेकन किया है, स्विफ्ट स्पाइन बग। एक बंदा चिल्लाता है ये बंदा कितना ज्यादा लकी है, अवेकनिंग से पहले ये बस अपनी क्लास का एक एवरेज स्टूडेंट था, अब ये हमारी क्लास का नंबर 1 स्टूडेंट है। सच में स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन्स तो सच में अनफेयर होती हैं। हमें एक और बच्चे के टेस्टिंग रिजल्ट दिखाए जाते हैं जिसे देख के सब चिल्लाने लग जाते हैं, चूज जाओ, सच में एक टॉप स्टूडेंट होने के लायक है। बस ये एक लेवल 9 का मार्शल अप्रेंटिस ही नहीं है, बल्कि इसने एक टॉप 3 ब्लड लाइन्स में से एक टॉप टियर की ब्लड लाइन को अवेकन किया है, आइस डीमन ड्रैगन। इस बार आंचिंग सिटी का चैंपियन इसे ही होना चाहिए। फिर हमें इसी पर्पल आंख वाली लड़की के भी रिजल्ट्स को दिखाया जाता है, जिसे देख के स्टूडेंट्स को तो भरोसा ही नहीं होता। पहले तो यहाँ पर लिखा था कि ये भी एक लेवल 9 की मार्शल अप्रेंटिस ही है, पर इसने एक स्टेज 4 की रेयर ब्लड लाइन नेदर स्कॉर्पियन को अवेकन किया है और ये इस प्रोविंस का टॉप स्कोर है। अगर ये एक स्टेज 4 का ब्लड लाइन बीस्ट अपनी ट्रू फॉर्म में सिटी में आ गया तो वो लगभग लगभग पूरी सिटी को ही खत्म कर देगा। इनके लिए वॉरियर्स तो बस चींटियों के बराबर होते हैं, इनसे बस एक ग्रैंड मास्टर ही रेसिस्ट कर सकते हैं। एमसी इन रिजल्ट्स को देखने के बाद सोचता है कि इनके अवेकन्ड बीस्ट टेम्पलेट सारे ही स्टेज 3 स्टेज 4 ऐसे डिवाइड किए जा रहे हैं, पर मेरा यहाँ पर ये एक क्लास का क्या मतलब है। तभी एक अनाउंसमेंट में एमसी को टेस्टिंग के लिए बुलाया जाता है, पर एमसी बगल में कुछ देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है ये कुछ ज्यादा ही है। हमें सामने दिखाते हैं सभी लोग यही के लिए बिल्कुल रास्ता बना के खड़े हो गए थे, सब एमसी की तरफ बहुत ही ज्यादा उम्मीदों से देख रहे थे और उसकी बहुत सारी तारीफें कर रहे थे। और हमें पता चलता है कि अवेकनिंग के टाइम से ही एमसी ने इन लोगों के दिलों में कुछ ज्यादा ही बड़ी छाप छोड़ दी है। और ये देख के एमसी भी समझ गया था कि ये दुनिया सच में मार्शल पावर के आसपास ही घूमती है। फिर वो भी अपनी टेस्टिंग के लिए इसी इक्विपमेंट के अंदर ही घुसने लग जाता है और ये देख के यहाँ सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं ये तो यही की टर्न है। इसके और से ही पता चल रहा है कि इसका लेवल जरूर बहुत हाई होगा, आखिर ये किस तरह की ब्लड लाइन को रिलीज करेगा, इसका प्रेशर सच में बहुत ताकतवर होगा। अब से यही हमारा नंबर 1 होने वाला है, ये जरूर बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। और इन्हीं बच्चों के बीच कोई बंदा अपने एमसी पे नजर रखे हुए था और वो एमसी को टेस्टिंग के लिए जाते देख के सोचता है ओ तो इसका नाम यही है, इसमें सच में कुछ तो बात है, इसे देखने में सच में मजा आएगा। फिर इंतजार की घड़ी खत्म हो जाती है और सबके सामने स्क्रीन पे एमसी का भी रिजल्ट दिखाया जाता है, जहां पर उसकी सारी इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन मार्क चढ़ा होता है और नीचे एक नोट में लिखा था इसकी बस बेसिक इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल है, बाकी सब कुछ क्वेश्चन मार्क है। और यहाँ पर इसकी क्लास 7th का यही मार्शल डिसाइपल स्टेज 3 पर ही है और इसकी ब्लड लाइन अननोन है। जो सुन के तो यहाँ सभी लोगों की बॉडीज कांपने लग जाती हैं और एकदम से सभी लोग मुंह फाड़ फाड़ के हंसने लग जाते हैं। एक बंदा हंसते हंसते चिल्लाता है मार्शल डिसाइपल स्टेज 3, मेरा मिडिल स्कूल का छोटा भाई भी इसे आराम से पीट सकता है। पीछे एक लड़की जो अपने एमसी को ड्रीम बॉय बुला रही थी वो तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। एक बंदा जिसका मुंह हंसते हंसते इतना जोर से फट गया है जो कि अब भूतों की तरह लग रहा है, वो जोर जोर से चिल्लाता है एक अननोन ब्लड लाइन, शायद इसके पास कोई ब्लड लाइन है ही नहीं। एग्जैक्टली एक ऐसा बंदा जो स्टेज 3 पर है वो कैसी ब्लड लाइन को अवेकन कर सकता है। लगता है इसने पहले जो कुछ किया था वो बस एक जोर की पदार्थ ही थी। और सारी लोग बहुत जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं यही तू तो सच में एक होपलेस लूजर ही है। एमसी उस मशीन से बाहर आता है और वो सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था, मेरा टेम्पलेट तो डिटेक्ट ही नहीं हुआ इसमें, पर इसने मेरे इन्फिनाइट मॉन्स्टर टेम्पलेट का प्रॉम्प्ट को जरूर ओपन कर दिया था। हमें इस प्रॉम्प्ट में दिखाते हैं जहां पर इन्फिनाइट मॉन्स्टर टेम्पलेट की अपग्रेड गाइड के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर इसे अपग्रेड करने के लिए तुम क्वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर इसे तुम अपनी रेपुटेशन बढ़ा के भी अपग्रेड कर सकते हो। जैसे जैसे तुम अपने क्वेस्ट को कंप्लीट करोगे और अपनी रेपुटेशन को बढ़ाते जाओगे तुम्हें और मॉन्स्टर टेम्पलेट्स मिलते जाएंगे। नीचे करंट नंबर ऑफ ड्रॉस में 0 लिखा था, मतलब ये किसी तरह की लॉटरी वाला सिस्टम भी है। इसे पढ़ने के बाद एमसी सोचता है कि मेरे टेम्पलेट की रैंक इन लोगों की रैंक से बहुत ज्यादा डिफरेंट
इंटेलिजेंट है तो क्या इसका मतलब? फिर वो एक इविल स्माइल देता है, फिर वो किसी पागल मॉन्स्टर्स की तरह हंसते हंसते चिल्लाता है, तो अब मैं जब तक अपनी सारी कंडीशंस को मेट कर लेता हूँ तब तक मैं इनफाइनाइटली मॉन्स्टर टेम्पलेट्स को ड्रॉ कर सकता हूँ। तो क्या इससे मैं अब यहाँ मॉन्स्टर्स का राजा नहीं बन जाऊंगा? फिर हमारा सीन चेंज होकर आंचिंग नंबर 1 हाई स्कूल के अंदर आ जाता है, जहां पर एमसी का टीचर एमसी से कहता है, क्या अब तुम ब्रेक लेके घर पे ही पढ़ाई करना चाहते हो और सीधा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पे ही आना चाहते हो? और हर टीचर की तरह इन्हें एमसी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो कहते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस पे भरोसा करूंगा कि तुम घर जाके पढ़ाई करने वाले हो? तो एमसी पूरे जोश में कहता है, टीचर मैं सच में इम्प्रूव करना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ मैं बहुत पीछे छूट गया हूँ, इसीलिए मैं खुद से स्पेशल ट्रेनिंग करना चाहता हूँ अब, और अगर मैं बाकी स्टूडेंट का ही रास्ता फॉलो करूँ तो मेरे लिए अब कोई आशा नहीं रह जाएगी। तो उसका टीचर एकदम सीरियस लुक देते हुए कहता है कि ये ही, अगर तुम एक वॉरियर बनना चाहते हो तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है कॉलेज जाना। और मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया है, पर तुम्हारी फाउंडेशन अब भी बहुत कमजोर है। यहाँ ऐसा कोई जरिया नहीं है कि तुम कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम पास कर सकते हो, तो जल्दबाजी मत करो और अपने आप को इस क्लास को दोबारा रिपीट करने के लिए तैयार कर लो, ताकि तुम बीजिंग यूनिवर्सिटी के बारे में सोच भी सको। तो ये अपना घटिया सी दिखने वाला बदसूरत मॉन्स्टर सी शकल का एमसी पता नहीं कैसे एकदम प्यारा सा क्यूट सा चेहरा बना लेता है और एकदम बहुत ही प्यारी सी चमचमाती हुई पप्पी आइस बनाते हुए फुल कॉन्फिडेंस में कहता है, टीचर मैं सच में इंप्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हूँ, हो सकता है कि आपको ये समझ में नहीं आए पर मैंने एक बहुत ही पावरफुल ब्लड लाइन को अवेकन किया है, अब अगर मैं बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करूँ तो मैं डेफिनेटली सक्सेस हो सकता हूँ। और जरा मेरी आंखों में सिंसियरिटी देखिए, क्या आपको मेरी आंखों में जरा भी झूठ का एक कण भी दिख रहा है? अरे वाह, मानना तो पड़ेगा इस बंदे में एक्टिंग का टैलेंट तो है। और इसकी एक्टिंग में इसका टीचर सच में भी फंस जाता है और वो कहता है, हाँ ये आंखें सच में सिंसियर लग रही हैं, ठीक है पर तुम्हें फिर भी अगले साल आना है इस क्लास को रिपीट करने के लिए। जिसके लिए एमसी मनी मन सोचता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें वॉरियर के अवेकनिंग सेंटर के पास का सीन दिखाते हैं। यहीं पर ही अपना एमसी भी चल चल के आ गया है और वो चलते चलते बताता है कि मेरे पेरेंट्स का घर ठीक ठाक ही था, ये 600,000 में बिका था और इनके एक्सीडेंट की वजह से मुझे कंपनसेशन मिला लगभग 1 मिलियन तक का। अब मेरे पास एक स्टार्टअप कैपिटल के तौर पे एक डिसेंट अमाउंट आ चुका है। अभी के लिए मेरी पावर को इम्प्रूव करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, एक रेगुलर वॉरियर की तरह लेवल अप करना और दूसरा है कि मेरे टिमोरा टेम्पलेट का कॉन्ट्रैक्ट रेट बढ़ाना। फिर वो मन में सोचता है कि इनफाइनाइट वॉरियर टेम्पलेट के डाटा के अकॉर्डिंग हर टेम्पलेट के स्टेट सिर्फ 1 पॉइंट की कंपैटिबिलिटी के साथ शुरू होते हैं, पर टिमोरा के साथ साफ साफ 3% की कंपैटिबिलिटी है। आखिर ये 2 और पॉइंट कहां से आ गए? फिर वो उसी जीन अवेकनिंग सीरम की सिरिंज को इमेजिन करता है और वो बताता है कि इसका सिर्फ एक ही जवाब है कि टिमोरा टेम्पलेट ने जेनेटिक अवेकनिंग सीरम की पावर को एब्जॉर्व कर लिया और उसकी वजह से मुझे 2 पॉइंट ऑफ कंपैटिबिलिटी मिल गए। इससे ये साबित होता है कि इस दुनिया में जीन रिलेटेड सीरम्स तुम्हारे टेम्पलेट की एबिलिटीज को बढ़ाता है। अब यहाँ वॉरियर्स की तरह ट्रेनिंग करते करते खुद को ही मारने से अच्छा थोड़े से पैसे खर्च करके अपने टेम्पलेट की कंपैटिबिलिटी बढ़ाना मेरे ऊपर ज्यादा सूट करेगा। चलो अब मुझे जल्दी जल्दी चल के एक जीन इनहेंसिंग सीरम खरीदनी चाहिए। फिर वो इसी सेंटर के अंदर आता है और वो अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड चेक कराता है और वो जब अंदर आता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे सामने खड़े लोगों का ऑरा फील हो रहा होता है और वो सोचता है कि यहाँ खड़े सारे लोग एक से बढ़कर एक हैं, सबने अपनी पावर्स को अवेकन कर रखा है। मेरी मैड फ्लेम डायमोरा टेम्पलेट के अवेकन करने के बाद मुझे एक यूनिक सेंसरी एबिलिटी मिली थी, द लाइफ मैग्नेटिक फील्ड। डिमोरा अपनी लाइफ मैग्नेटिक फील्ड को रिलीज करके बाकी क्रिएचर्स जो लाइफ सिग्नल्स रिलीज करते हैं उनको सेंस कर सकता है। मैं साफ साफ सेंस कर सकता हूँ इन वॉरियर्स के अंदर की क्यूआई और इनके अंदर किसी फर्नेस की तरह जलते हुए खून को, और इसके साथ साथ इनकी ब्लड लाइंस के अंदर छुपे हुए मॉन्स्टर्स की दहाड़ को भी। देन वो अपनी पावर्स पे कंट्रोल खोने लग जाता है, वो एकदम से किसी मॉन्स्टर में ही ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और वो एक स्माइल के साथ कहता है, वॉरियर्स मॉन्स्टर्स, मैं अब और ज्यादा अपने फाइटिंग डिजायर्स को सप्रेस नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल द मैड डायमोरा इस दुनिया में इन बीस्ट का किंग है जो इस प्लेनेट पे हर लाइफ फॉर्म को जीतने के लिए ही बना है। बदकिस्मती से मैं अभी के लिए बस एक रुकी ही हूँ, तो मैं बस डायमोरा की फाइटिंग ब्लड लाइन को अभी के लिए सप्रेस ही कर सकता हूँ। एक बार मैं थोड़ा ताकतवर बन जाऊं उसके बाद मैं इन्हें दिखाऊंगा कि आखिर बीस्ट का किंग होना किसे कहते हैं। ये हम मॉन्स्टर्स की तरह शकल बना के चारों तरफ सबको घूरे जा रहा था, पर तभी एक लड़की का हाथ उसके कंधे पे आता है और वो लड़की कहती है, हे बच्चे। जो सुन के यहाँ एमसी के पसीने छूटने लग जाते हैं, वो एकदम से बहुत हैरान हो गया था, पर जब एमसी पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ उसे एक बॉम्ब दिखाई देती है। लड़की अपनी स्टाइल में अपना चश्मा घुमाते हुए एमसी की तरफ आंख मारते हुए कहती है, तुम्हें ऐसे ही इतना कैजुअली लोगों को घूरना नहीं चाहिए। तो अपना एमसी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, सॉरी सॉरी मिस, मेरा ये कोई मतलब नहीं था ऐसा करने का। एमसी को इतना हिचकिचाता देख के लड़की कहती है, हाँ चलो ठीक है, तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुमने अपने मॉन्स्टर जीन
को रिसेंटली अवेकन किया है, तो ये नॉर्मल है कि तुम अपनी पावर को कंट्रोल ना कर पाओ। तो बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें यहाँ वॉरियर सेंटर ले आई। तो अपना एमसी इस लड़की को बताता है कि मैं यहाँ जेनेटिक मेडिसिन खरीदने के लिए आया हूँ, पर ये जगह कुछ ज्यादा ही बड़ी है, इसीलिए मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, तो क्या आप मुझे थोड़ी सी मदद कर सकती हो। तो ये लड़की कहती है जेनेटिक मेडिसिन, तो क्या तुम ऑलरेडी इस स्टेज पे इसका यूज करना चाहते हो। तो एमसी कहता है इसमें कुछ गलत है क्या। तो ये लड़की एक गहरी सांस भरते हुए कहती है हाँ, ये इसमें उतना भी कुछ गलत नहीं है, पर ये जेनेटिक मेडिसिन बिल्कुल भी सस्ती नहीं होती और ये तुम्हारी बॉडी में रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से ये ओवर टाइम बहुत ही ज्यादा कम इफेक्टिव हो जाती है। अगर कोई वॉरियर इन मेडिसिन के इफेक्ट का पूरा अच्छे से इस्तेमाल करना चाहता है तो वो इसे इस्तेमाल करने से पहले अपनी ब्लड लाइन के बॉटल नेक तक पहुंचने का इंतजार करता है। पर यही इसकी बात को काटते हुए कहता है सिस्टर, एक जेनेटिक पोशन कितने का होता है। तो ये लड़की थोड़ा सोच के बताती है तुम्हारी अभी की स्टेज के हिसाब से तुम सिर्फ एक ही तरह का पोशन इस्तेमाल कर सकते हो, सॉलिड टाइप बिगिनर पोशन, जो कि 400,000 के आसपास का होगा। जो सुन के तो एमसी की हालत चूसे हुए आम जैसी हो जाती है और उसके चेहरे से सारी हवाइयां उड़ जाती हैं और वो मनी मन सोचता है इतना महंगा, अगर मैं अपनी सारी सेविंग्स का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ तो भी मैं इनमें से 5 भी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। जो सुन के ये अपने सामने खड़ी लड़की से कहता है तो सिस्टर, क्या आपको कोई ऐसा पर्सन पता है जो मुझे इसके लिए डिस्काउंट दे सके। तो ये लड़की अपनी सीक्रेट डोमेन से अपना बिजनेस कार्ड निकाल के इसकी तरफ बढ़ाती है और वो कहती है कैसा रहेगा कि तुम अपने साथ मेरा बिजनेस कार्ड लेके जाओ, एक वेटरन वॉरियर के रेफरल कार्ड से तुम्हें हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल ही जाए। और इस बिजनेस कार्ड पे लिखा था 4th रैंक मार्शल आर्टिस्ट हुआंग ही ली। तो अपना एमसी फ्री की चीज कब छोड़ता है, वो सीधे इस कार्ड को लेता है और तुरंत चल देता है और वो पीछे से इसको बहुत ज्यादा थैंक यू बोल के चला जाता है। ये लड़की भी पीछे से कहती है लिटिल गाय, अगर भाग्य में रहा तो फिर आसपास मिलेंगे। और यहाँ से निकलने के बाद अपना एमसी एकदम जोश से भर जाता है और वो कहता है ठीक है अब चलो आगे। फिर वो वॉरियर हॉस्पिटल में जाके लगभग 1.5 मिलियन की मेडिसिन खरीदता है और वो वेपन शॉप में जाता है, वहां से भी 250,000 की शॉपिंग करता है और वो पूरे दिन पागलों की तरह खर्चा करने के बाद घर पे आ जाता है। और हमें घर में दिखाते हैं वहां पे जोरदार चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। इन्हीं चीखों के बीच एक नोटिफिकेशन आती है कि टेम्पलेट मैड फ्लेम डायमोरा की कंपेटेबिलिटी 3 से 4% हो गई है और 4 से 7% हो गई है। पर यहाँ एमसी बहुत ही जोर जोर से चीखें अभी भी लगा रहा होता है, उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी अंदर से ही जल रही है। और लगभग 4 से 5 मिनट तक ये खतरनाक टॉर्चर सहन करने के बाद एक नोटिफिकेशन आती है कि होस्ट यही के ओवरऑल स्टेट्स 8 से 10 हो चुके हैं, 10 से 15 हो चुके हैं और आर्म्ड स्ट्रेंथ रैंक 7 तक पहुंच चुकी है। और अपने एमसी की हिम्मत भी अब जवाब दे चुकी होती है, वो भी अपने घुटनों पे आ चुका होता है और वो जमीन पे खांसते हुए कहता है कि ये लेवलिंग अप करने टाइम पे ऐसा फील होता है कितना नर्क जैसा दर्द हो रहा है, पर हर एक जीन पोषण के शॉट के साथ मेरी फिजिक इंप्रूव होती जा रही है, पर ये जो फाइनल वाला था उससे तो बस मेरी थोड़ी सी फिजिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मेरी बॉडी ताकतवर बनती जा रही है उससे और भी ज्यादा बेस न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ रही है और ताकतवर बनने के लिए। पर ये उतना भी बुरा नहीं था, मैंने बस कुछ ही मिनटों में वो हासिल कर लिया जो वॉरियर्स को पूरे 3 साल तक मेहनत करने से मिलता है। और इतने स्टेट्स तो बस मेरे बेस फिजिकल स्ट्रेंथ के हैं। अगर मैं अपनी डिमोरा की ब्लड लाइन पावर को एक्टिवेट करके अपने स्टेट्स को चेक करूं तो फिर वो एक इविल स्माइल देते हुए हंसने लग जाता है और वो कहता है कि मे बी अब मेरे पास जरूर एक छोटा मोटा चांस तो है कि इस एग्जाम का टॉप स्कोरर बन सकूं। अगर मेरा ये चीट मोड कुछ जीनियसेस कोई बीट नहीं कर पाया तो ये चीट तो कुछ ज्यादा ही कमजोर होगी। तो चलो अब थोड़ी मेहनत करने के लिए सीक्रेट रिलम्स में भी चलते हैं। फिर बताया जाता है कि इन सीक्रेट रिलम की रिफ्ट ई से एस रैंक तक डिवाइड होती है और मुझे पता है कि ये रैंकिंग सिस्टम तुम लोगों को पता ही होगा। ई सबसे कमजोर, एस मतलब सबसे वीक मतलब सबसे पावरफुल। पर यहाँ एस रैंक के बीस्ट इंसानों द्वारा कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल हैं। अगर ये एस रैंक के बीस्ट इंसानी दुनिया में आ जाते हैं तो इंसानी दुनिया में पूरा अपोकलिप्स छा जाएगा। और यहाँ यही है पूरे स्वैग में अपने वॉरियर्स के कपड़ों के साथ ई रैंक की सीक्रेट रिलम की तरफ बढ़ चुका है। और एमसी यहाँ चलते चलते बताता है कि मैंने जितना सोचा था यहाँ उससे बहुत ही कम लोग हैं, शायद इसीलिए क्योंकि ये बहुत ही पुरानी सीक्रेट रिलम है तो यहाँ के सारे अच्छे अच्छे ट्रेजर्स पहले ही निकाल लिए गए होंगे। अब यहाँ बस कुछ कमजोर से मॉन्स्टर्स ही बचे होंगे जहाँ पर न्यूबीज आके ट्रेनिंग कर सकते हैं। एमसी सीधा इस रिलम के काउंटर पे आता है और वो कहता है हेलो, मैंने रिलम नंबर 3 के लिए एक टिकट बुक किया है। पर यहाँ का केयर टेकर तो एमसी की तरफ नजर भी नहीं घुमाता और वो सीधा कहता है ये डेथ वारंट पे साइन कर दो और ये रहा तुम्हारा टिकट। पर एमसी को भी कौन सा इसके साथ जिंदगी बितानी है तो अभी इस पे कोई ध्यान नहीं देता और चुपचाप साइन करके चला जाता है। फिर वो उसी सीक्रेट रिलम वाली जगह पे जाता है जहाँ पर वो सीक्रेट रिलम तो कुछ ज्यादा ही बड़ी थी, जिसे देख के एमसी कहता है तो ये है वो सीक्रेट रिलम। फिर वो कुछ मॉन्स्टर्स की तरह हंसते हुए कहता है तो ये है अब मेरी शुरुआत इन मॉन्स्टर्स का राजा बनने की। फिर वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस सीक्रेट रिलम के अंदर छलांग लगा देता है और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।
तो अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोगों को ये सीरीज कैसी लगी है और ये वॉइस ओवर कैसा लगा है। मुझे पता है थोड़े से बैकग्राउंड में नॉइस आने लगी होगी लास्ट में, पर झेल लो थोड़ा सा। और इस सीरीज के बारे में बताओ कि ये सीरीज तुम लोगों को कैसी लग रही है, क्या मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।